पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। धारचूला तहसील के किमखोला सड़क पर ये मलबा हाईवे पर गिरा। तो देखिए किस तरीके से देखते ही देखते कुछ सेकंड में जो पूरा हाईवे था वो बाधित हो गया, क्योंकि ये मलबा इतना बड़ा था कि टूट कर गिरा। और देखिए कितनी तेज आवाज़ हुई। तो यही हालात उत्तराखंड में इस वक्त है और बदले हुए मौसम के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। और देखिए किस तरीके से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे हाईवे पर गिर गया और हाईवे जाम हो गया। उत्तराखंड में लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से प्राकृतिक मुश्किलों का दौर बढ़ा हुआ है और जनजीवन बुरी तरीके से उत्तराखंड में अस्त व्यस्त हो रहा है। और योगी सरकार की दिल्ली में बड़ी कार्रवाई। मदनपुर खादर में अवैध कब्जे से रोहिंग्या कैंपों को हटाया गया। सिंचाई विभाग की भूमि से ये कब्जे तोड़े गए हैं। सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। योगी सरकार ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। मदनपुर खादर में अवैध कब्जे से रोहिंग्या कैंपों को हटाया गया है। यहां पर कब्जा किया गया था, इनको हटा दिया गया है। मदनपुर खादर से सिंचाई विभाग की भूमि से अवैध कब्जे तोड़े गए हैं। दरअसल यहां पर सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन पर रोहिंग्याओं ने कैंप बना रखे थे, झोपड़ियां बना रखी थी, इनको हटा दिया गया है। और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये जो कार्रवाई हुई है, कितनी बड़ी कार्रवाई है और जिन लोगों को हटाया गया है उनको क्या वहां से भेज दिया गया या फिर क्या किस तरीके से उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि कई दशकों से ये सिंचाई विभाग की जमीन है और मदनपुर खादर इलाका जो है दिल्ली में, वहीं पर ये सिंचाई विभाग की जमीन है और वहाँ अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। लोग रह रहे थे, झोपड़ी बना कर रह रहे थे। कई बार उनको कहा गया खाली करने को, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस जगह को खाली नहीं कर रहे थे। अवैध कब्जा था पूरी तरह से। कई सारे तो रोहिंग्या लोग थे उसमें, उनका परिवार था। और आज सुबह तकरीबन 4 बजे जो हम कहते हैं सिंचाई विभाग की तरफ से अधिकारी वहां पहुंचे, प्रशासन के लोग पहुंचे और बुलडोजर वहां चलाया गया है। तकरीबन 2 हेक्टेयर से ज्यादा जो ये जमीन थी उसको मुक्त करा लिया गया है। तो अभी तक हमने जो देखा कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में चलाया गया, अवैध निर्माण को तोड़े गए। तो अब हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा से निकलकर प्रदेश सरकार का ये जो बुलडोजर है वो दिल्ली तक जा पहुंचा और यहाँ पर भी जिन जिन संपत्तियों पर, खासतौर से सरकार की जो प्रॉपर्टीज है उन पर जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया, उनको भी खाली कराया जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई है। मदनपुर खादर में अवैध कब्जे से रोहिंग्या कैंप बनाए गए थे और इन्हें बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से कार्रवाई हुई, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मदनपुर खादर की तस्वीरें हैं। सिंचाई विभाग की भूमि से अवैध कब्जों को हटाया गया है और सिंचाई विभाग की जमीन पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। अवैध रूप से इन्होंने अपने झोपड़ियां बना ली थी और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। सोनभद्र में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चले। पत्थरबाजी में कई लोगों के चोटिल होने की सूचना मिल रही है। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों पक्षों में मारपीट के बाद कुछ देर तक आवागमन बाधित रहा। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि झड़प की वजह का पता नहीं चल सका। तो देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको सोनभद्र की, जहां पर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई, ईंट पत्थर चल गए और जमकर लाठियां भी चली और उसी घटना का ये फुटेज सामने आया है। पत्थरबाजी में कई लोगों के चोटिल होने की सूचना भी मिल रही है। और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। जिस तरीके से यहां पर पत्थरबाजी हुई, उस पर कार्रवाई हो रही। यूपी में आज से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत हो गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ इस योजना की शुरुआत की।
इस योजना का फायदा उन अनाथ बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता का कोरोना की वजह से निधन हो गया। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वालों को योगी सरकार की ओर से 4,000 रुपए महीना दिया जाएगा। इस योजना में नवजात से 18 साल तक बच्चे शामिल किए गए। सीएम योगी ने आज कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को योजना का फायदा देते हुए खुद स्कूल बैग और सर्टिफिकेट दिए। सीएम योगी ने इस दौरान कार्यक्रम में आए बच्चों को अपने हाथ के चॉकलेट पैकेट भी दिए अपने हाथ से उन्होंने, साथ ही बच्चों से बात भी की। सीएम योगी ने बताया कि इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 12वीं तक की फ्री शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा 18 साल के ऊपर के बच्चों को फ्री टैबलेट और लैपटॉप भी दिया जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि बालिग होने पर बेटियों की शादी के लिए भी सरकार की ओर से 1,01,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा बालिग होने तक ऐसे बच्चों की चल अचल संपत्ति की कानूनी सुरक्षा भी की जाएगी। प्रदेश के अंदर जिन बच्चों की स्थिति जो हमारे पास सामने आई, जो आंकड़े हमारे सामने आए, उनमें 240 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता दोनों कोरोना के कारण मार्च 2020 से लेकर के और अब तक की जो संख्या है, उन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खोया है। 3,810 ऐसे बच्चे हैं जिनका इस दौरान मार्च 20 से लेकर के अब तक जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अपने लीगल गार्जियन को खोया है, यानी कुल 4,050 बच्चे चिन्हित किए गए। इन 4,050 बच्चों के लिए आज हमारे राज्यपाल महोदय के कर कमलों से पहले 3 महीने का, यानी हर बच्चे को 4,000 रुपये हर माह राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। 18 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार उनका लालन पालन की व्यवस्था करेगी। और इस वक्त बड़ी खबर है, दिल्ली से 1 अगस्त को गृह मंत्री मिर्जापुर पहुंच सकते हैं। विंध्याचल कॉरिडोर की शुरुआत कर सकते हैं। गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि जिस तर्ज पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, ठीक उसी तरीके से विंध्याचल में भी कॉरिडोर बनना है और 1 अगस्त को मिर्जापुर आ सकते हैं गृह मंत्री। विंध्याचल कॉरिडोर की वो शुरुआत कर सकते हैं। गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो विंध्याचल में भी धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अब एक कॉरिडोर बनाया जाना है और उसका शुभारंभ, उसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। यूपी सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए जिस तरह का काम किया है, उससे प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक बेहद प्रभावित हैं। पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने कोरोना के खिलाफ जबरदस्त तरीके से जंग लड़ने के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की जनता का अभिनंदन किया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि उन्हें भी यूपी सरकार से इस मामले में सीख लेनी चाहिए। पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चलने वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार को कोरोना प्रबंधन के मामले में यूपी सरकार से सीख लेनी चाहिए, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को भी कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। राम नाईक ने कहा कि यूपी की जनसंख्या महाराष्ट्र की जनसंख्या के मुकाबले काफी ज्यादा है। बावजूद इसके कोरोना प्रबंधन के मामले में यूपी सरकार ने महाराष्ट्र के मुकाबले ज्यादा असरदार ढंग से काम किया। देश में 3,11,74,322 लोगों को कोरोना हुआ। वहीं अकेले महाराष्ट्र में 62,20,207 लोग कोरोना से ग्रसित हुए, जो कि कुल आंकड़े का 19.95% है। वहीं यूपी में 17,07,884 लोगों को कोरोना हुआ, जो कि आंकड़े का सिर्फ 5.48% है। यह आंकड़ा साफ इशारा कर रहा है कि यूपी में कोरोना प्रबंधन ज्यादा मजबूत था और इसी वजह से यहां पर इसका असर उतना बुरा नहीं हुआ जितना कि महाराष्ट्र और कुछ दूसरे राज्यों पर हुआ। राहुल गांधी के कथित जासूसी के आरोप में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन की तैयारी में वो थे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता डालीबाग स्थित आवाज से नारेबाजी करते हुए स्वास्थ्य भवन जा रहे थे। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद अजय लल्लू को पुलिस ने जीप में बिठा लिया। कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस जीप के पीछे पीछे भागते दिखे। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आज जंतर मंतर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। 26 जनवरी को किसानों का प्रदर्शन उग्र हो जाने की वजह से आज सिर्फ 200 किसानों को इस जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मिली है, जहां पर किसान आज शाम को किसान संसद लगाएंगे और सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर अपनी राय रखेंगे।
किसानों का आरोप है कि सरकार की ओर से लगाए गए तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं और इसी वजह से लंबे अरसे से इनका विरोध हो रहा है। आज किसानों से भरी बसें सिंघू, गाजीपुर और दूसरे दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंची, जहां पर पुलिस की निगरानी में किसानों को जंतर मंतर पर मौजूद धरना स्थल पर लाया गया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा से दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए शपथ पत्र भी लिया है, जिसमें कोविड गाइडलाइन के पालन की बात लिखी है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उग्र प्रदर्शन के बाद पहली बार आज किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत दी गई है। और बड़ी खबर आगरा से है। 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मां और 3 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। चारों के शव खून से लथपथ मिले। हत्या की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कूचा साधुराम की घटना है। कल दिन में 12 बजे से घर का खुला हुआ था दरवाजा। रेखा राठौर और उसके 3 बच्चों की गला रेत कर हत्या की गई है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और आगरा में ये पूरी वारदात हुई है। दोनों के तलाक ले। एक तो का बात क्या थी, मैं कहाँ जी थी, मोबाइल चलाती थी, रात को 2 बजे तक मोबाइल चला। भैया खाने को आते थे तो कभी ये नहीं सोचती थी कि मोबाइल रख के एक तरफ खाना दे दें उनको परस को। मोबाइल डिलीट कान से लगी रहती थी, खाना परोस दिए। वो जो कहते थे जब मैं दिन में खूब फ़ोन चला और मेरे आते फ़ोन बंद कर दो, वो फ़ोन बंद नहीं करती थी। अब ये बताओ, जब हम हमारे हाथ में घर पे आए और हम फ़ोन चलाते रहे तो सब कौन नहीं करेगा, ये आप बताइएगा। अब ये तो हमें मालूम नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम, झूठ के बोलूँगा क्या। तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और पड़ोसी थे, उनको संदेह हुआ तो उन्होंने थाने पर सूचना दी। तुरंत पुलिस यहाँ पहुँची और जब घर के अंदर जाकर देखा तो तीनों बच्चों का और श्रीमती रेखा राठौर का उनका मर्डर हो गया था। मर्डर हुआ था, उनकी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी और उसके तुरंत बाद उन्होंने सभी अधिकारियों को भी सूचना दी। यहाँ पर अभी फील्ड यूनिट टीम आ रही है और सभी अधिकारियों ने यहाँ मुकाबला किया है। इस पूरे मामले में अभी विभिन्न दृष्टिकोणों से, विभिन्न एंगल से जांच पड़ताल चल रही है और बहुत जल्दी ही इसमें जिन्होंने भी घटना कारित की है उनका खुलासा किया जाएगा। अमरोहा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्टेडियम की दीवार गिरने के मामले में सख्त कार्रवाई हुई है और ठेकेदार जय समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दिवंगत कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के नाम पर स्टेडियम बन रहा है। करोड़ों की लागत से बनने वाले स्टेडियम की दीवार बारिश के चलते गिर गई थी। अब इस पूरे मामले पर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है और स्टेडियम की दीवार गिरने के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। ठेकेदार और जेई समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अमरोहा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल स्टेडियम की दीवार गिरने के मामले में सख्त कार्रवाई की गई। तो जांच आख्या प्राप्त हुई। जांच आख्या में ये पाया गया कि इकाई प्रभारी और परियोजना से जुड़े स्थानीय के अभियंता जेई, इन लोगों ने अपना पर्यवेक्षण का काम ठीक से नहीं किया और कुछ डिजाइनिंग भी कमी पाई गई, जिस कारण ये दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। इसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखा गया है और साथ में ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज। हैंडपंप को लेकर अब तक आपने जो सुना और देखा होगा, इससे पानी निकलता है, लेकिन झांसी में एक ऐसी जगह मिली जहां पुलिस ने छापा मारा तो हैंडपंप से शराब निकलने लगी। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। वाह रे अवैध दारू का धंधा करने वालों, जवाब नहीं तुम्हारे जुगाड़ का। दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन यकीनन इनके दिमाग की दाद भी देनी पड़ेगी। हम, आप और पुलिस की कौन कहे, भगवान भी आज ये देखकर बेशक दंग रह गए होंगे। सोच रहे होंगे कि हमने तो इंसान को बनाते समय उसके ऐसे दिमाग की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन यहाँ तो इंसान हमारी कल्पना से बहुत आगे निकल चुका है। नहीं तो क्या मजाल कि हैंडपंप से पानी की बजाय दारू निकलने लगे। जी हां, चकराइए मत, सब कुछ टीवी पर साक्षात देखिए। अवैध दारू को लेकर हम दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये झांसी से आई हैरान करने वाली तस्वीर है। यहाँ का एक हैंडपंप पानी नहीं, शराब उगलता है। दरअसल पुलिस ने सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पाडरी इलाके में जब सीओ सिटी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में छापा मारा तो यहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गए। अवैध शराब जमीन के अंदर गाड़ी गई थी और उसे निकालने के लिए बाकायदा जुगाड़ का हैंडपंप लगाया गया था। बहरहाल पुलिस ने
यहाँ हजारों लीटर अवैध शराब और उससे बनने वाले रॉ मटेरियल को नष्ट तो कर दिया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर अवैध शराब के खिलाफ अभियान के बावजूद उस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। और उसका जवाब शायद इसी तरह का जुगाड़ जिसे जमींदोज करना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मऊ में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा 21 जुलाई को हुआ, जिसका सीसीटीवी अब सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने कोरोना के खात्मे के लिए भीष्म प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने दावा किया है कि जब तक कोरोना देश और दुनिया से खत्म नहीं हो जाता, वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इससे पहले आतंकवाद के खात्मे के खिलाफ भी वो करीब 6 साल तक अन्न ग्रहण नहीं करने का दावा कर चुके हैं। 26 अप्रैल को उस प्रभु का स्मरण करते हुए ये मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की है। ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं, पूरे विश्व से जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 26 अप्रैल से मैं अन्न ग्रहण नहीं कर रहा और मुझे मालूम है कि कोई भी त्याग तपस्या बेकार नहीं जाती। जिस महामारी के खात्मे के लिए दुनिया जान लगाए हुए है, जिस महामारी के खात्मे के लिए वैज्ञानिक अपनी पूरी पोथापत्री और ज्ञान के भंडार को एकजुट कर 24 घंटे 7 दिन लगे हुए हैं, जिस महामारी के खात्मे के लिए देश और दुनिया में लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उस महामारी कोरोना के खात्मे की भीष्म प्रतिज्ञा ली है यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने। 26 अप्रैल को उस प्रभु का स्मरण करते हुए ये मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की है। ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं, पूरे विश्व से जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 26 अप्रैल से मैं अन्न ग्रहण नहीं कर रहा और मुझे मालूम है कि कोई भी त्याग तपस्या बेकार नहीं जाती। ये तो आप जानते ही हैं कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इस रंग बदलते वायरस को पूरी तरह खत्म कैसे किया जाए, इस पर अभी भी जोर आजमाइश का दौर जारी है। एटा पहुंचे यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता की माने तो प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के इंतजाम पुख्ता हैं और पीएम मोदी के साथ सीएम योगी ने कोरोना काल में जो कर दिखाया है, उसका लोहा दुनिया ने माना है। अरे वहाँ पर कितनी, यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री जी ने भी आप समझाओ, ऑक्सीजन की कमी हुई और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरी रूप से उन्होंने यहाँ पूर्ति की। अब चूंकि ये वैश्विक महामारी, जो इस तरह की घटना, अगर आप देखो अमेरिका में काफी लोग मारे गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना में संकट में रहते हुए और उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की। अब आपको राज्य मंत्री महेश गुप्ता का सियासी सफर भी बता देते हैं। महेश गुप्ता बदायूं की सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं। 1990 से 1992 तक भाजपा के जिला मंत्री रहे। 1993 से 1995 तक भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रहे। 1996 में सहसवान सीट से मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर आए। 1999 में भाजपा के जिलाध्यक्ष बने और 2004 में लोकसभा संयोजक भी बने। 2007 और 2017 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। आपको बता दें कि राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने इससे पहले आतंकवाद के खात्मे के लिए भी भीष्म प्रतिज्ञा की थी और उनका दावा है कि करीब 5.25 साल तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया।
अब इस बार महेश गुप्ता ने कोरोना के खात्मे की भीष्म प्रतिज्ञा ली है। देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इसका कोई असर कोरोना महामारी पर पड़ता है। राकेश प्रताप सिंह, एटा, एबीपी गंगा। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर कानपुर से है। सरसौल विस्फोट कांड के आरोपी को एसटीएफ ने दबोच लिया है। 4 साल से फरार चल रहा था। 25,000 का इनामी कल्लू पकड़ा गया है। एसटीएफ ने रामा देवी चौराहे के पास से इसे गिरफ्तार कर लिया। 2017 में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद से तमिलनाडु में आरोपी कल्लू शरण लेकर बैठा था, लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया है।